हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। आई एम नंदिनी एंड आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रिगार्डिंग द बेल इन स्ट्रिंजेंट लॉज लाइक NDPS एक्ट। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंटली जो वर्डिक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी ट्रायल में अनड्यू डिले होता है देन इट कैन बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग बेल इवन इन स्ट्रिंजेंट लॉज लाइक NDPS एक्ट। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अबाउट द NDPS एक्ट, उसके सेक्शंस, देन वील सी अबाउट द बेल एंड उससे रिलेटेड चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। नाउ दिस वॉज द आर्टिकल wherein we will be talking about कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है एंड व्हाट इज द बेसिस रिगार्डिंग द दिस वर्डिक्ट। ठीक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिस व्हाई सुप्रीम कोर्ट सेड दिस। सो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली जो चीज़ कही है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ग्रांट ऑफ बेल ऑन ग्राउंड ऑफ undue delay in trial cannot be said fettered by section 37 of the act जो कि है NDPS एक्ट। यहाँ पे given the imperative of 436A which is applicable to offences under NDPS एक्ट 2। सो बेसिकली ये कहा है कि सेक्शन 436A जो है दैट इज एप्लीकेबल टू स्ट्रिंजेंट लॉज लाइक NDPS एक्ट एज वेल। नाउ विल सी दैट सेक्शन 37 क्या है NDPS एक्ट का, देन विल सी कि जो सेक्शन 436A है CRPC का वो क्या है। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली किस वजह से या किस बैकग्राउंड में ये चीज़ बोला गया है, व्हाट वाज द केस अबाउट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है। सो बेसिकली आज से 7.5 years पहले एक आदमी को अरेस्ट किया गया था रिलेटेड टू द पेडलिंग ऑफ सम नार्कोटिक ड्रग्स। ठीक है, सो उस टाइम पे जो बंदा था उसको अरेस्ट किया गया ना। व्हाट हैपेंड इज अब जाके उसका केस जो है ट्रायल पे आया एंड देन जो भी प्रोसीडिंग्स है वो हुई। सो इन द प्रेजेंट केस द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड इन 2015। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लंबा टाइम है। नाउ फ्रॉम दिल्ली एंड वाज एलिजेड टू बी पार्ट ऑफ गैंग दैट सप्लाइड कैनबिस। ठीक है, ऑल दो द कॉन्ट्राबैंड। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जो पुलिस है उनका ये कहना है कि जो भी अक्यूज था उसके पास से जो मटेरियल है वो हमें नहीं मिला है, बट द पुलिस इज सेइंग दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द पेडलिंग थिंग एंड दिस कैन बी प्रूव थ्रू इज कॉल रिकॉर्ड्स एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, सो द दिल्ली पुलिस विच इज प्रोसिक्यूटिंग द केस इट सेड दैट he was being part of a drug peddling network with his active involvement in the commission of offence being established through call records and bank transaction। So basically ये जो है केस का बैकग्राउंड था, इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है। नाउ इफ़ यू सी कि सेक्शन 37 ऑफ NDPS एक्ट ये जो है बेसिकली कहता क्या है ना। आपको पता है कि कोर्ट के ट्रायल्स में कोर्ट का एक चीज़ कहना होता है एंड उसको जो भी बेसिकली जो गवर्नमेंट है दैट डिफेंड्स इटसेल्फ रिगार्डिंग इट्स ओन एक्शंस। सो जो हमारा गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो NDPS एक्ट है दैट इज़ अ स्ट्रिंजेंट लॉ एंड उसके अंडर बेल मिलना शुड बी मतलब जो है वो इतना ईजी नहीं होना चाहिए। एंड द ASG ही सेड दैट custody as the public interest in preventing the sale and use of illegal drugs outweighed the concerns regarding the individual liberty of accused। So basically गवर्नमेंट का क्या कहना है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है दैट इज अबव दैन द इंडिविजुअल्स लिबर्टी। ठीक है, जो राइट है उसका, जो राइट टू बेल है उससे ऊपर है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम जो है लार्जर पिक्चर देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है दैट शुड बी गिवन द प्रायोरिटी। नाउ ये जो है हमारे गवर्नमेंट ने कहा है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये 2 जज बेंच है उन्होंने ये बोला है कि अनड्यू डिले जो भी होगा इट कैन बी अ basis for the bail. Now if you see
जो NDPS एक्ट है दैट regulates and punishes things, activities, illegal activities related to narcotics and drugs. ठीक है, सो जो भी पर्सन है, जो भी अक्यूज्ड है, अगर कोई भी इसके अंडर जो है गिल्टी पाया जाता है, सो ही कैन बी अवॉर्डेड अ पनिशमेंट ऑफ रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ एटलीस्ट 10 years, एक्सटेंडेबल, यानी कि ये जो 10 years का पीरियड है दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 20 years अलॉन्ग विथ फाइन ऑफ एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़. कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो है आपका जो इम्प्रिजनमेंट होगा ही होगा एंड अलॉन्ग विद दैट फाइन भी होगा. एंड अगर किसी केस में जो ऑफेंडर है ही इज़ अ रिपीटर ऑफेंडर, तो वहाँ पे जो है इवन डेथ पेनल्टी कैन बी ए केस. नाउ NDPS एक्ट के अंदर जो है एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन 37. उसके अंडर क्या कह रहे हैं, फॉर अ कोर्ट टू ग्रांट बेल इट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड, मतलब जो अक्यूज्ड है ही हैज़ टू प्रूव, ठीक है, ही हैज़ टू प्रूव टू द कोर्ट दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ही इज़ नॉट गिल्टी. यानी कि जो अक्यूज्ड है ही हैज़ टू प्रूव कि वो गिल्टी नहीं है एंड that upon release isn't likely to commit any offense. So basically the accused has to show and he has to prove himself innocent, as in कि वो जो है इस offense का part नहीं है, and also कि जब भी बेल मिल जाएगा तो वो बाहर जाके वो पर्टिकुलर offense को फिर से रिपीट नहीं करेगा. Now यूजुअली ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, एज इन इट बिकम्स टफ फॉर द अक्यूज टू प्रूव इट, एंड इसके वजह से NDPS एक्ट के अंडर जो है बेल मिलना मतलब लगभग नामुमकिन हो जाता है, बिकॉज ये चीज़ प्रूव करने में ही बहुत टाइम लग जाता है एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द अक्यूज इटसेल्फ. ठीक है, तो सेक्शन 37 ऑफ NDPS एक्ट जो है ये बोलता है. नाउ एक जो बेसिस है इस कोर्ट का ये बोलने का कि अनड्यू डिले इन ट्रायल कैन बी ए बेसिस ऑफ बेल. ऐसा क्यों बोला कोर्ट ने, जैसा कि आपको पता है कि ये जो बहुत ही फेमस सेइंग है जहाँ पे क्या है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. सो बेसिकली आप ये सोचिए, अगर कोई भी अक्यूज्ड है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इफ़ ही इज़ इनोसेंट और गिल्टी, ठीक है, होता क्या है, वंस ही इज़ imprisoned, तो क्या होगा, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ लॉसेस इन हिज लाइफ. अब क्या क्या हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, ठीक है, ही कैन लूज हिज जॉब, ही कैन लूज द वर्क ही इज डूइंग. इससे क्या हो सकता है, फर्दर इसका जो इमोशनल डैमेज है वो तो होगा ही होगा, जिसमें जो है द अक्यूज्ड फील्स, अगर वो इनोसेंट है तो उसको जो है उसके सर पे बर्डन रहेगा कि मेरे ऊपर ये जो है टैग लग गया है. देन इससे जो है फेमिलियल इशू जो मतलब रिलेशंस है दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो इसमें इस तरीके से जो है एक मतलब डोमिनो इफेक्ट चल रहा है, इस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करना पड़ रहा है अक्यूज को. नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे जो फेमिलियल रिलेशन डिस्ट्रॉय हुआ, एक इंसान का जो रेप्यूटेशन है इन सोसाइटी दैट इज डिस्ट्रॉयड. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि उसको जो है सोसाइटी से एलियनेट कर दिया जाएगा, है कि नहीं. हु वांट्स टू कीप अ रिलेशन विद अ क्रिमिनल, है कि नहीं. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि द अक्यूज्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ही इज़ गिल्टी और नॉट, उसको तो कुछ चीज़ें झेलनी पड़ ही रही हैं, साथ में द फैमिली एंड द पीपल एसोसिएटेड विथ हिम आर ऑल्सो फेसिंग सर्टेन डिफ़िकल्टीज. सो कोर्ट का ये कहना है कि द कोर्ट शुड बी मोर सेंसिटिव इन सच मैटर्स because of the consequences that the person has to face due to undue delay in the trial, which means
कि अगर पर्सन गिल्टी है तो जल्द से जल्द जो है जो भी प्रोसीजर है उसको कर दिया जाना चाहिए, जो भी पनिशमेंट है उसको दे दिया जाना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर वो इनोसेंट है तो दैट शुड ऑल्सो बी प्रूव्ड एज क्विकली एज पॉसिबल सो दैट द पर्सन इज एबल टू कंटिन्यू विथ हिज लाइफ। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं वंस दे आर बीइंग टैग्ड विद अ पर्सन, वो जो है उसको उस पर्सन का जो इमेज है सोसाइटी में वो टार्निश ज़रूर करता है। सो इसके वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो डिले है वो ना हो, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड, एंड ये जो है ये प्रॉपर हमारा जो ट्रायल है उस पर भी लागू होता है, नॉट जस्ट द जजमेंट। नाउ द सुप्रीम कोर्ट रेफर टू द पास्ट जजमेंट्स, ठीक है। वहाँ और पास्ट जजमेंट में किस बारे में बात किया था? द सुप्रीम कोर्ट टॉक्ड अबाउट द 436A ऑफ CRPC। अब 436A के अंडर क्या है? इट रिक्वायर्स द अक्यूज टू बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ द ट्रायल इज नॉट कंक्लूडेड विथ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। 436A के अंडर ये बोला गया है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो ट्रायल है वो कंप्लीट नहीं होता है तो द अक्यूज्ड विल बी ग्रांटेड द बेल। अब ये चीज़ जो है पहले NDPS एक्ट पे लागू नहीं हो रहा था, बट आफ्टर दिस वर्डिक्ट इट विल बी एप्लीकेबल ऑन NDPS एक्ट एज वेल। नाउ अब इसका जो है एक और एस्पेक्ट हमें दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इट हैज़ सेड दैट क्योंकि एक तो जो सोसाइटल इम्पैक्ट है, जो इम्पैक्ट उसको पर्सनली हो रहा है वो तो है ही है, अदर देन दैट द जेल्स आर ओवर क्राउडेड। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जस्ट जो अक्यूज्ड हैं आप उनको जो है जेल में भरते रहें, एंड द कंडीशंस देयर आर वेरी बैड टू लिव, ठीक है। तो ऐसे केस में जितना जल्दी हम जो है ट्रायल कंडक्ट करेंगे उतना जल्दी हमारे जो जेल्स हैं उन पे प्रेशर जो है कम होगा। सो because of this Supreme Court also stated some of the facts and figures which were taken from the statistics of 2021 जो कि रिलीज़ किया गया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एज ऑफ December 31, 2021 द पॉपुलेशन ऑफ अंडर ट्रायल इज दिस मच, ठीक है। एंड टोटल जो है कितने प्रिजनर्स हैं? इतने। तो इसका क्या मतलब है? अ लॉट ऑफ देम आर वेटिंग फॉर देयर ट्रायल्स टू हैपन, जिसका मतलब उनको जो है दे आर नॉट गिल्टी, दे आर नॉट इनोसेंट, वो जो है उस फेज में है जहाँ पे दे आर वेटिंग फॉर द जजमेंट। तो वो जो ट्रायल इतना लंबा खींच रहा है तो उसके वजह से क्या हो रहा है? दे हैव टू रिमेन इन द कस्टडी, एंड जिसके वजह से जो जेल्स हैं हमारे दे आर बिकमिंग ओवर क्राउडेड एंड प्रेशर जो है उस पर बढ़ता जा रहा है। सो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन साइटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नाउ इन हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो कि 1979 का केस है, इट वॉज हेल्ड दैट राइट टू स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंडर्स इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 21 का ये पार्ट है कि नहीं, तो येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड इट वाज डिक्लेयर्ड अंडर हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस था 1979 का, उसमें। सो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 21 का जो स्कोप है विथ एवरी इंटरप्रिटेशन उसका स्कोप जो है वाइडर होता जाता है। तो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इट इज राइट टू स्पीडी ट्रायल। नाउ इफ यू सी जो बेल है, बेल एक्चुअली होता क्या है? बेल जो है एक बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं एक कंडीशनल रिलीज है ऑफ द ऑफेंडर, जहाँ पे वो कुछ अमाउंट या कुछ फाइन जो है पे करके ही एग्रीज फॉर द फैक्ट कि जब भी उसको बुलाया जाएगा ही विल बी प्रेजेंट टू द कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, एंड ही विल नॉट लीव द पर्टिकुलर टेरिटरी। ऐसे कुछ कंडीशंस के बेसिस पे उसको जो है रिलीज कर दिया जाता है, एंड जब ऐसा होता है वी से दैट द अक्यूज्ड हैज गॉट द बेल। नाउ द CRPC डज नॉट डिफाइन द वर्ड बेल। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि CRPC में जो बेल वर्ड है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, बट
जो हमारा आईपीसी है वहाँ पे जो ऑफेंसेस हैं उनको पर्टिकुलरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। सो हम आगे देखेंगे कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहे हैं, बेलेबल ऑफेंसेस जहाँ पे बेल मिल जाती है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जहाँ पे बेल नहीं मिलती है। ये जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। नाउ द CRPC empowers magistrate to grant bail for bailable offences as a matter of right। ठीक है, तो यहाँ पे अक्यूज का राइट है, राइट टू गेट बेल। तो जब भी ऐसा होता है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो जो अक्यूज है उसको बेल दे सकता है, ही कैन ग्रांट द परमिशन। नाउ दिस वुड इन्वॉल्व रिलीज ऑन फर्निशिंग अ बेल बॉन्ड विदाउट और विथ और विदाउट सिक्योरिटी। ठीक है, नाउ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल विच एनेबल्स द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या है, वहाँ पे जो है हम अगर बात करें तो उधर बेल मिलना जो है दैट इज कंपैरेटिवली टफ, या फिर हम ये कह सकते हैं वहाँ पे बेल नहीं मिलता। बट कई कई कंडीशंस होते हैं जहाँ पे बेल मिल सकता है, जैसे कि अगर अक्यूज्ड इज वेरी सिक या फिर द अक्यूज्ड इज विमेन और चाइल्ड, तो वहाँ पे जो है बेल मिल सकता है। सो देर आर सम ऑफ द कंडीशंस जहाँ पे बेल अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंस मिल सकता है। इन सच केसेस अ मैजिस्ट्रेट वुड डिटरमाइन इफ द अक्यूज्ड इज फिट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल और नॉट। तो इसका क्या मतलब हुआ, द अथॉरिटी लाइज विद द मैजिस्ट्रेट टू डिसाइड कि जो अक्यूज्ड है उसको हम बेल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। नाउ क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि बेल क्या होता है, तो अब हम ये जानेंगे कि कितने टाइप्स के बेल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो बेसिकली ब्रॉडली अगर हम बोलें, देर आर 3 टाइप्स ऑफ बेल्स। पहला है रेगुलर बेल, देन इज इंटरिम बेल, देन इज एंटिसिपेटरी बेल। सो रेगुलर बेल में क्या है, जनरली इट इज ग्रांटेड टू पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड और इज इन पुलिस कस्टडी। सो यूजुअली जो है इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ CRPC। सो रेगुलर बेल क्या है, अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है और अरेस्ट कर दिया गया है, अरेस्ट किया गया है जो हमारा अक्यूज्ड है उसको, रेगुलर ऑफेंस है, ऐसा कोई सीरियस मैटर नहीं है, तो वहाँ पे जो है हाँ यहाँ पे रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। नाउ इंटरिम बेल क्या है, इंटरिम का क्या मतलब होता है, इंटरिम का मतलब होता है समथिंग इन ट्रांजिशन। सो ग्रांटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इज ग्रांटेड बिफोर हियरिंग फॉर द ग्रांट ऑफ रेगुलर और एंटिसिपेटरी बेल। सो जब भी कोई केस में या तो रेगुलर बेल के बारे में डिसाइड किया जाए या एंटिसिपेटरी बेल के बारे में डिसाइड किया जाए, दोनों के बीच में अगर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है और उस पर्टिकुलर टाइम में जो अक्यूज्ड है उसको बेल ग्रांट हो रहा है, तो उसको जो है हम इंटरिम बेल कहेंगे एंड इट इज़ यूजुअली फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, एंटिसिपेटरी मतलब किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना। सो granted under section 438 of CRPC either by session or high court, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। Now an application for the grant of anticipatory bail can be filed by the person who discerns that he may be arrested by the person for a non-bailable offense। So यहाँ पे जो accused है he is already knowing this fact और he is already feeling this fact कि मेरे को जो है ये पुलिस किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर सकती है। सो एंटिसिपेटिंग दिस थिंग व्हाट ही डज इज ही अप्लाइज फॉर एन एंटिसिपेटरी बेल। सो जब ऐसा होता है वी से दैट द अक्यूज्ड गेट्स द एंटिसिपेटरी बेल। नाउ अगर हम ब्रॉडली बात करें तो जो ऑफेंसेस हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज कॉग्निजेबल, अदर वन इज नॉन कॉग्निजेबल। तो यूजुअली क्या होता है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है यहाँ पे द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यहाँ पे क्या है, हम सीरियस ऑफेंसेस की बात करते हैं जहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम
परमिशन लेके आए और फिर अक्यूज्ड को अरेस्ट करें। तो कॉग्निजेबल बेल में यूजुअली जो अरेस्ट होते हैं वहाँ पे द पुलिस हैज़ द पावर टू अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट गेटिंग अ वारंट और विदाउट गेटिंग अ permission. While in non-cognizable bail, non-cognizable offense, the accused can be arrested, but for that the police requires a permission. ठीक है, so it requires a permission. With warrant, arrest is possible. ठीक है, arrest is possible. So without it, the police cannot arrest it. Usually जो serious crimes होते हैं, that comes under cognizable offenses. सीरियस क्राइम्स लाइक मर्डर हो गया, रेप, डाउरी डेथ्स, ये सब जो है सीरियस क्राइम है। तो इस केस में द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये सब जो है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर आ गया। नाउ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ईदर बेलेबल और नॉन बेलेबल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिलेटिवली नॉन सीरियस ऑफेंसेस यहाँ पे रिलेटिवली लेस सीरियस, नॉन सीरियस नहीं बोल सकते बट रिलेटिवली लेस सीरियस ऑफेंसेस जो है इस कैटेगरी के अंडर आते हैं, जैसे कि चीट करना, ठीक है, फ्रॉड करना, अटैकिंग या फिर डिफेमेशन हो गया। सो ये सब जो है these are some of the examples of less serious offenses जहाँ पे the police requires a warrant to arrest that person, ठीक है। so these are usually bailable in nature. so ये जो है broadly हम offenses के बारे में हमें पता होना चाहिए, इन जनरल भी हमें पता होना चाहिए कि ऑफेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से बेलेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, किस में वारंट चाहिए होता है अरेस्ट करने के लिए, किस में वारंट नहीं चाहिए होता है। नाउ bailable offenses, these are considered less serious, hence the punishment is less serious and the accused has a legal right. ये चीज़ ध्यान रखिए कि bailable offense में the accused has a legal right to apply for a bail. Generally these forms of crimes are punishable by less than 3 years, ठीक है। यानी कि जैसे यही फ्रॉड हो गया, चीटिंग हो गया, ऐसे केसेस में जो है हम यूजुअली इनको जो है यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जो कि लेस सीरियस क्राइम है, जिनका इतना ज़्यादा बड़ा कुछ मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है जिनसे। नाउ इन द केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और इनकार्सरेशन द पुलिस आर अलाउड टू इशू बेल टू द डिफेंडेंट। तो यहाँ पे जो पुलिस है इवन दे हैव द राइट टू ग्रांट द बेल हियर। हाउएवर इट हैज़ टू बी डिसाइडेड कि ये ना हो कि बेल ग्रांट करने के बाद द पर्सन गोज एंड रिपीट्स द ऑफेंस। सो ये चीज़ जो है द पुलिस और द अथॉरिटी हैज़ टू इंश्योर दैट। तो उनके पास विद पावर डेफिनेटली वो चीज़ ज़रूर उनको डिसाइड करना पड़ता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, सो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें बेल मिलना इतना आसान नहीं होता है। द अक्यूज इज परमिटेड टू अप्रोच द कोर्ट वाइल दे आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड। तो यहाँ पे ऑल्दो उनके पास लीगल राइट नहीं है बट दे कैन गो टू द कोर्ट, जो भी हायर कोर्ट है, तो वहाँ पे वो जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने बेल के लिए इन द मीन टाइम उनका जब जो भी ट्रायल चल रहा है उसके बीच में। सो दीज ऑफेंसेज आर सीरियस इन कैरेक्टर एज अपोज टू द ऑफेंसेज दैट आर बेलेबल। सो जैसा कि हम पहले से ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द डिसीजन टू ग्रांट बेल टू द अक्यूज्ड इन नॉन बेलेबल चार्जेस इज अप टू द कोर्ट डिस्क्रिशन। इसका क्या मतलब हुआ कि द कोर्ट हैज़ टू डिसाइड। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि द जस्ट बिकॉज द अक्यूज हैज़ अप्लाइड फॉर इट तो उसको बेल ग्रांट हो जाए, ऐसा नहीं है। द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन टू डिसाइड वेदर द अक्यूज हैज़ टू बी गिवन द बेल और नॉट। नाउ ये जो है एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो कि मेंशन किया गया है इस करंट जजमेंट में, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। सो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब का केस के बारे में मेंशन किया है जो कि 2021 का केस है। सो इसके अंडर क्या बोला गया है, इसके अंडर द कोर्ट हैड सेड दैट इट हैड ग्रांटेड बेल टू एन अक्यूज्ड फेसिंग इनकार्सरेशन फॉर
an extended period with little possibility of early completion of trial under UAPA. So यहाँ पे UAPA के अंडर जो है बेल ग्रांट किया गया था. Now according to section 43D of UAPA Act reverses the burden of proof on the accused and says that the court can reject the bail if prima facie case exists against the accused. तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है. The burden to prove oneself innocent it lies with the accused. तो यहाँ पे जो सेक्शन 43D ऑफ UAPA एक्ट है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिवर्स किया गया एंड द बेल वॉज ग्रांटेड. आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो केस है वो किससे रिलेटेड है. नाउ कंसिडरिंग आर डिस्कशन, अब हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द वर्ड बेल इज डिफाइंड इन CRPC. सो इस बारे में हम पढ़ चुके हैं. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकेंड क्या है? डिफॉल्ट और स्टैट्यूटरी बेल इज अ राइट रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ क्राइम. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू अप्लाई फॉर बेल इज एन इंडिविजुअल्स राइट इम्प्लिसिट इन कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है एंड आर आंसर बिकम्स बी. आर आंसर इज बी. नाउ इफ यू कैन सी, ये जो है स्निपेट है जहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू सीक बेल इज इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन आपने ये, आप अगर ये सोच रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट या स्टैट्यूटरी बेल का क्या मतलब होता है, तो जब भी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ख़त्म नहीं होता है तो उस केस में जो है बेल मिल सकता है. सो उस केस में हम बोलते हैं कि स्टैट्यूटरी बेल मिल गया है. तो डिफ़ॉल्ट और स्टैट्यूटरी बेल इज़ अ राइट रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द क्राइम. द स्टिपुलेटेड पीरियड विद इन विच द चार्जशीट हैज़ टू बी फाइल्ड बिगिन्स फ्रॉम द डे the accused is remanded for the first time. And in general, the right to bail on investigation agency's default is considered as indefeasible right, but it should be availed of at the appropriate time. So ये जो है this is all about the statutory bail, जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड है उसके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं ख़त्म होता है तो उस केस में हम जो है डिफ़ॉल्ट बेल की या स्टैट्यूटरी बेल की बात करते हैं. सो इस वीडियो डिस्कशन में हमने देखा बेल क्या होता है. वी टॉक्ड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ऑन द रीसेंट जजमेंट. वी टॉक्ड अबाउट व्हाट गवर्नमेंट हैड टू से अबाउट इट. वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्स एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस. सो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. एंड इन केस यू हैव एनी डाउट, ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.